स्वस्तिन्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम डिस्कस करेंगे कि जो ये गुड़गांव, दिल्ली, एनसीआर में आजकल एयर पोल्यूशन का ऐसा हाल हो चुका है और इतनी थिक स्मोक लगी हुई है, इससे हम कैसे बच सकते हैं, इससे हमारे शरीर को क्या नुकसान हो सकता है और इसको हम कैसे मैनेज करें अपने घर के लेवल पे। तो ये सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं 10 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स को मोटापा रहित कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में मदद कर पाऊं, जिसके लिए मैंने स्वस्थेंस कम्युनिटी का भी निर्माण किया है। तो आइए अब एक माइंड मैप की सहायता से चलते हैं अपनी लर्निंग की ओर और समझते हैं कि स्मोक क्या है और इससे हमारे शरीर पर क्या नुकसान हो रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्मोक है क्या। स्मोक एक प्रकार का एयर पोल्यूशन है जिसके अंदर जो हमारी वातावरण के अंदर हवा है वो बहुत ही ज्यादा प्रदूषित हो जाती है। जब धुआं और हम कहें फॉग, जो हमें धुंध इस वक्त मिलती है ठंड में, ये दोनों मिल जाते हैं तो उससे ये स्मोक बनती है। अब ये स्मोक को आप समझने के लिए ऐसा समझें कि आप एक बंद कमरे के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी धुआं कर दें और आप उसके अंदर बैठे हुए हैं तो आपका सांस लेना ही मुश्किल हो जाएगा और आप झटपटाएंगे फ्रेश हवा के लिए और आपको वेंटिलेशन की तुरंत और अर्जेंट इमरजेंट रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप वेंटिलेट नहीं कर पाएंगे तो उस कमरे के अंदर धीरे धीरे आप अपना दम ही तोड़ देंगे और आपकी सांस रुक जाएगी। अब यही कुछ हो रहा है हमारे दिल्ली एनसीआर के अंदर भी, जहां स्मोक ने एक ऐसा वातावरण बना रखा है हमारे एटमॉस्फेयर में, जहां पे फॉग के अंदर जो हमारा इतना सारा ये स्मोक पार्टिकल्स ट्रैप हो गए हैं और हमारा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 500 तक और 500 से ऊपर भी कई जगह पहुंचा हुआ है, जिसकी वजह से ज्यादातर लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है और काफी लोग जिनको एलर्जी की दिक्कत या ब्रोंकल अस्थमा या दूसरी दिक्कतें रहती हैं उनके अंदर ये प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो रही हैं, स्पेशली बच्चों के अंदर और बूढ़ों के अंदर। तो ये प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा है कि उनको सांस लेने में तकलीफ है, उनकी को खांसी उनकी बंद नहीं हो रही है और वो आराम से सो भी नहीं पा रहे हैं, कोई काम भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम्स इन एज ग्रुप के अंदर ज्यादा बढ़ जाती है और लगातार ऐसी सिचुएशन रहे तो ये जाकर आपके फेफड़ों को परमानेंट नुकसान पहुंचाती है और उस नुकसान की वजह से आपके फेफड़ों में ऐसे बदलाव आ जाते हैं कि वो और ज्यादा टाइट और स्टिफ हो जाते हैं और आपकी जो ये लंग का काम होता है कि वो पूरे बॉडी की ऑक्सीजन को अच्छे से एयर से ले सके, उसको करने में वो दिक्कत होती है। और काफी लोगों को ऐसी जगह जिनके फेफड़े पहले ही कॉम्प्रोमाइज्ड हैं तो उनको हम कहते हैं कि रेस्पिरेटरी फेलियर होने के भी चांस हो जाते हैं। तो ये तो बात हुई कि स्मोक है क्या और ये किस कारण से बन रही है, इसके हमारे शरीर पे मेनली क्या नुकसान है। हालांकि बहुत सारे नुकसान है, ये कैंसर्स को भी बढ़ावा दे सकती है और इसके लिए हम कर क्या सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखें, जो स्मोक है हमारे एटमॉस्फेयर में तब हमेशा तकरीबन अक्टूबर नवंबर इसी टाइम में आती है और इस वक्त कुछ वातावरण भी ऐसा होता है कि जिसकी वजह से ये दिक्कतें आती हैं, जिसमें एक जो मेनली न्यूज़पेपर्स और आपको हर जगह मिल रहा होगा वो होगा कि जो फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं उनकी वजह से ऐसा हो रहा है। जो फार्मर्स पराली जला रहे हैं स्पेशली आपकी धान की, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। प्लस उसके अलावा जो इतनी सारी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, जो इतने सारे हमारे पास और व्हीकल्स हैं जो कि अच्छी तरीके से मेंटेन नहीं है, वो इतना पॉल्यूशन कर रहे हैं और हमारे पूरे एनवायरनमेंट को इतना नुकसान दे रहे हैं। आप ये समझें कि जब 2020 में कोरोना हुआ और लॉकडाउन लगा, उस वक्त आपने पाया होगा कि जब सब कुछ बंद हो गया था तो एनवायरनमेंट कितना साफ हो गया था। तो इससे एक बात तो जो है जो बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट हो जाती है, सबको समझ लेनी चाहिए कि इस एनवायरनमेंट को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं वो ह्यूमन एक्टिविटीज ही नुकसान पहुंचा रही हैं। अगर हम आराम से रहें तो ऐसी कोई दिक्कत होती नहीं है। तो क्या ऐसी दिक्कतें हैं जो ये प्रॉब्लम दे रही हैं? तो वो आपका वेहिकुलर लोड है। वेहिकुलर लोड दिन बर दिन साल बर साल इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है
जिसकी कोई हद नहीं है, चाहे आप कोई मर्जी मानक बना लो। लेकिन ये जब अमाउंट हम देखें कि आप कंपेयर करें पिछले 10 सालों में कितने व्हीकल्स आए, अगर आप डाटा कंपेयर करेंगे कोई, आपको इस रेशो से ही पता लग जाएगा कि इस वक़्त कितना ज़्यादा हमारा वेहिकुलर लोड बढ़ रहा है और इसकी वजह से भी इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। तो अब समझते हैं कि हम अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं और क्या करें कि हम इस स्मोग जैसी समस्या से बच पाएँ। तो प्रिवेंटिव एक्शन स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले आउटडोर एक्टिविटीज को आपको बंद कर देना चाहिए। बाहर जितना मिनिमम आप जाएंगे उतना बढ़िया रहेगा। सुबह की जो अर्ली मॉर्निंग वॉक है उसको अवॉइड करें, क्योंकि उस वक्त फॉग की डेंसिटी भी ज्यादा होती है और स्मोक तो उसमें ऑलरेडी ट्रैप्ड है ही, तो एयर पार्टिकल्स उसमें बहुत ज्यादा होंगे। बेहतर रहेगा कि आप उस वक्त अपने घर में ही एक्सरसाइज करें और जो ये शेड्यूल है आपका बाहर जाने का उसको थोड़े दिन तक रिस्ट्रिक्ट कर लें, जब तक कि मौसम अच्छे से साफ नहीं हो जाता। दिन में अगर मौसम साफ होता है और आपको समय लगता है तो उस वक्त आप बाहर जा भी सकते हैं। इसके बाद किसी भी कारण से अगर आपको बाहर ऐसे एनवायरनमेंट में जाना पड़ ही रहा है और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो कृपया मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। N95 मास्क अगर आप इस्तेमाल करते हैं तभी आपको कुछ ज्यादा फायदा होगा और आप ऐसे जो इतने सूक्ष्म पार्टिकल इस स्मोक के अंदर, इस धुंध के अंदर ट्रैप्ड हैं, उनसे बच पाएंगे और अपने फेफड़ों को भी उनसे बचा पाएंगे। अगर आप कोई भी सिंपल सर्जिकल मास्क या क्लॉथ वाला मास्क, किसी भी कपड़े का मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे आपको थोड़ा बहुत फायदा तो होगा। वो मोटे पार्टिकल्स को तो ट्रैप कर लेंगे, लेकिन जो स्मॉल पार्टिकल जो उसको फिल्टर करके जा सकता है उसको वो नहीं रोक पाएंगे और आपके फेफड़ों को उसका नुकसान जरूर उठाना पड़ेगा। तो ये रिकमेंडेड है कि जब भी अगर आप बाहर में ऐसे गंदे एटमॉस्फेयर और वातावरण के अंदर जा रहे हैं तो N95 मास्क का आप इस्तेमाल करें। इसके बाद बात करते हैं कि आपको भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेनी चाहिए। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम हमेशा सरकार के ऊपर नहीं लगा सकते कि सरकार ये करे, सरकार वो करे। हालांकि नियम, कायदे, कानून बनाए गए हैं। आप खुद देखें कि आपका व्हीकल क्या पॉल्यूशन कर रहा है, अगर आपका पॉल्यूशन ठीक है कि नहीं है। दूसरा, आप पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में कैसे और मदद कर सकते हैं सबकी। जो छोटे मोटे आपके वर्क हैं, जहाँ पे आप पैदल जा सकते हैं वहां पे आप पैदल जाएं, जहाँ पे आप साइकिल पे जा सकते हैं उस पे आप साइकिल का इस्तेमाल करें। और अपनी डे टू डे एक्टिविटी में अगर हो सकता है, और ज्यादातर लोग तो कोशिश करें तो एक कारपूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि मेट्रो, उसका इस्तेमाल करें। मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही बेहतर है। हाँ, मैं इस बात को समझ सकता हूँ कि अगर आप मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं तो वहां भीड़ होती है। जी हाँ, भीड़ होती है, लेकिन वो टोटली इलेक्ट्रिक पे चल रही है तो वो किसी प्रकार का जो और दूसरे पॉल्यूशन है तो उसको नहीं बढ़ावा देती। तो आप अगर आप मेट्रो से ट्रेवल भी कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको वेट भी करना पड़ रहा है, लेकिन आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि आपके सराउंडिंग का एनवायरनमेंट है वो और बेहतर हो, और वो जो आप अपनी गाड़ी नहीं लेके गए उसका धुआं, पॉल्यूशन अब इस एनवायरनमेंट में नहीं किया। और आपने एक अच्छी बात की कि आप सतर्क हैं, सजग हैं और आप कॉपरेट भी कर रहे हैं कि आपके जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है वो जल्दी से ठीक हो जाए। आपके अड़ोस पड़ोस में कोई भी किसी प्रकार का कचरा ना जलाएं। अगर आप जलाते हैं तो किसी को पा भी रहे हैं, कोई और जला रहा है तो उसको भी मना करें, समझाएं। और ऐसा ना हो रहे तो बहुत बढ़िया है। आपके अड़ोस पड़ोस में धूल ज्यादा रहती है तो आप उसके ऊपर थोड़ा पानी भी डालें ताकि वो धूल और ना उड़े और इस स्मोक को बढ़ावा ना दें। इसके अलावा मैं आपको हिदायत दूंगा कि आप जो अपने स्पेशल डे सेलिब्रेट करते हैं उनका जो सेलिब्रेट करने का स्टाइल है उसको कुछ बदल दें और मदर नेचर को भी कुछ गिफ्ट दें। जैसे कि अगर आपकी कोई बर्थडे है, एनिवर्सरी है, आपके बच्चों का बर्थडे है, तो उस वक्त आप पार्क में और जहाँ भी आप ज्यादा ट्रीज लगा सकते हैं वहां पे ट्रीज लगाएं। जितने आप ट्रीज लगाएंगे उतना ये पॉल्यूशन कम होगा। और सिर्फ प्लांट लगा देना है और उसके साथ फोटो खिंचवा लेना ही एक इम्पॉर्टेंट चीज नहीं है कि बस आज आपने प्लांट लगाया तो आपने फेसबुक पे या दूसरे चीजों पे आपने फोटो डाल दिया तो आपका काम खत्म हो गया। उसका ध्यान भी रखें। अगर आप उसका ध्यान रखते हैं कम से कम 1 से 2 साल तक,
तो वो प्लांट और बड़ा हो जाएगा और अब इतना सक्षम हो जाएगा कि अपनी देखभाल अपने आप कर सकता है। तो उस वक़्त अब आप दूसरे प्लांट का ध्यान दें। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे भी हमारा एनवायरनमेंट धीरे-धीरे और बेहतर होने लगेगा, क्योंकि अब आप और जागरूक हो गए हैं और जागरूक के साथ ही अब आप और एक्शन भी ले रहे हैं कि आपका एनवायरनमेंट और बेहतर हो। जो एक चीज़ आपके हाथ में है और आपको हमेशा करनी चाहिए वो ये है कि आप अपनी हेल्थ को और बेहतर कर लें और अपनी हेल्थ को बूस्ट कर लें। ये सिर्फ़ आप ही कर सकते हैं, इसमें आपकी फैमिली का, इसमें आपकी गवर्नमेंट का, किसी का कोई रोल नहीं है। तो इसको करना कैसे है? अच्छे से खूब हेल्दी फूड खाएँ, प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड ना खाएँ, प्लांट बेस्ड डाइट लें। जितना बढ़िया आप फ्रेश सीज़नेबल फ्रेश फ्रूट्स और फ्रेश वेजिटेबल्स खाएँगे उतना बढ़िया रहेगा। नट्स का भी अच्छे से इस्तेमाल करें। इसके अलावा अपनी आँत के अंदर जो छोटे माइक्रोबायोम आपके अंदर है, जो बैक्टीरिया हैं, उनको खुश रखें। अगर आपने अपनी आँत के बैक्टीरिया को खुश रखा, तो वो आपको एक नई ज़िंदगी देगा। ये काफ़ी स्टडीज़ से प्रूव हो चुका है कि गट माइक्रोबायोम हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये अगर हम इसको अच्छे से गुड फाइबर देते हैं जिनके ऊपर ये गट माइक्रोबायोम रहता है, जो कि मेनली हमारी प्लांट बेस्ड डाइट में रहेगा और फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के साथ ही हमें मिल पाएगा। अगर हम ऐसी चीज़ें इनको देते हैं तो उसकी वजह से ये इतने सारे हेल्दी प्रोडक्ट्स हमारे लिए बनाते हैं जो हमें क्रॉनिक एलर्जीज़, अस्थमा, कैंसर, डायबिटीज़ और ना जाने कितनी क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ से हमें बचाते हैं। मोटापे से भी आपको बचाते हैं। तो आप अपने इस एलर्जी और अस्थमा को दूर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको अच्छा रहना पड़ेगा, फिट रहना पड़ेगा, हेल्दी खाना पड़ेगा और यही स्वस्थ खाना अपनी आँत के बैक्टीरिया को भी देना पड़ेगा ताकि वो भी स्वस्थ रहें और आपके लिए ये इतने सारे इम्पोर्टेंट हेल्दी प्रोडक्ट्स बनाएं ताकि आप और स्वस्थ हो जाएं और इन बीमारियों से भी दूर हो जाएं। डेली अच्छे से एक्सरसाइज करें, कम से कम 30 मिनट आपको अच्छे से एक्सरसाइज करनी है। अगर आपका कोर, आपका अंदर वाला मन चित्त वो स्वस्थ है तो आप और हेल्दी रह पाएंगे। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की आप आदत डालें। इनको जब ये प्रॉब्लम होती है तब नहीं, इनको हमेशा करें तो आप ज़्यादा बेहतर रहेंगे। प्राणायाम को अडेप्ट करें। अलोम-विलोम, कपालभाति, भ्रमरी, ये प्राणायाम आपको पता ही हैं, आपने देखे भी होंगे, लेकिन हम देख के ही इसको नज़रअंदाज कर देते हैं और इसको अपनी जीवन शैली में कभी स्थान नहीं देते। जब इसको हम अपनी जीवन शैली में अपनाएँगे नहीं तो इसके फ़ायदे भी कैसे पाएँगे? और 2 दिन किसी चीज़ को करके आप स्वास्थ्य जैसी चीज़ को एकदम से नहीं पा सकते। अगर आप इनको लगातार करते हैं तो आपके स्वास्थ्य में इतना फ़ायदा होगा और आपको और दवाइयों की भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कृपया इनको लगातार करें। इसके अलावा जो एक चीज़ इस स्थिति के अंदर आप कर सकते हैं, वो ये है कि जल नीति को समझें, अपनाएँ और उसकी डेली प्रैक्टिस करें। इससे आपके जो साइनस प्रॉब्लम है, वो भी आपको नहीं होगी, नेज़ल कंजेशन है, वो भी आपको नहीं होगा और जल नीति भी हम नॉर्मल पानी से और हम कहें नमक के पानी से करते हैं तो दोनों के अपने फ़ायदे हैं। नमक के पानी से कंजेशन ज़्यादा अच्छा ठीक हो जाता है तो उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को ये क्रॉनिक नज़ला रहता है और बार-बार ये नाक बहती रहती है, साइनस की प्रॉब्लम है, उसके अंदर भी भ्रामरी प्राणायाम बहुत अच्छा है और आप ओम का भी अच्छे से उच्चारण करके इसके अंदर फ़ायदा पा सकते हैं, जिसके लिए मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आप अपनी प्रार्थनाओं का, अपने मंत्रोच्चारण का भी अच्छे से इस्तेमाल करें ताकि आप उसका फ़ायदा अपने स्वास्थ्य के अंदर भी पा सकें। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ हैबिट्स भी हमें चेंज करनी चाहिए ऐसे एनवायरनमेंट में और वैसे भी ये हैबिट्स बहुत बढ़िया है अगर हम इनको करते हैं कि हमें हमेशा भाप लेनी चाहिए। जितना आप भाप लेंगे उतना आपके जो एयरवेज़ हैं वो अच्छे रहेंगे और आपको ये नेज़ल कंजेशन इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं होगी और वो आपकी ठीक भी हो जाएगी। बेहतर रहेगा कि आप दिन में 2 बार भाप लें, लेकिन अगर आप किसी भी कारण से 2 बार नहीं ले पा रहे तो कम से कम 1 बार भाप तो ज़रूर ही लें। और ये भाप आप खुद तो ले रहे हैं, अपने परिवार में भी और लोगों को ऐसी भाप लेने की आदत डालें। इसके अलावा घर में जो सफाइयाँ हो रही हैं, आपके बाहर जो सफाइयाँ हो रही हैं, उसमें भी कोशिश करें जितनी आप वेट मॉपिंग करेंगे, पानी डाल के और पानी से सफाई करेंगे, इस वक़्त ड्राई मॉपिंग ना करें।
ताकि डस्ट बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट में ना उड़े और ज्यादा ट्रैप ना हो, जिससे कि ये स्मोक और थिक हो जाए और हमें कहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स और पुअर ना हो। कुछ पौधों को भी हमें अडेप्ट करना चाहिए और उसका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारा ये एनवायरनमेंट और बेहतर हो जाए। और ये पौधे ऐसे हैं जिनको आप अपने वरांदे में लगा सकते हैं, अपने घर के अंदर अपने कमरों में रख सकते हैं, ताकि आपके कमरों की हवा भी और ज्यादा बेहतर हो जाए। जैसे कि एलोवेरा, जैसे कि हम कहें पाम, पाम एरिका पाम और बैम्बू पाम दोनों बहुत ही बढ़िया हैं और ये इंडोर पोल्यूशन को भी काफी अच्छा रखते हैं। ये सारे प्लांट ही ऐसे हैं जो आपके इंडोर पोल्यूशन को बढ़िया रखते हैं, रात में भी ये आपको ऑक्सीजन देते हैं, तो आपको इनको इंडोर्स और अपने बरामदे में अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पाइडर प्लांट, और हम कहें स्नेक प्लांट जिसको मदर इन लॉ टंग प्लांट भी कहा जाता है, इसके अलावा रबर प्लांट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और फाइकस का प्लांट जैसे फिग, जो अंजीर का पौधा होता है, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन को कम करेंगी और आप अपने कमरों में भी इसका इस्तेमाल करके और बेहतर तरीके से अपने रूम का एनवायरनमेंट भी, इंडोर एनवायरनमेंट भी अच्छा रख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एयर प्यूरिफायर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये जनरलाइज सबके लिए रिकमेंडेड नहीं है। जिन लोगों को सांस लेने में तकलीफ रहती है और लंबे समय से उनको ऐसी दिक्कत है, किसी प्रकार की अस्थमा है, वो छोटे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, तो उनके अंदर तो अगर आप ऐसा इस्तेमाल करते हैं अपने रूम के अंदर एयर प्यूरिफायर का तो बेहतर रहेगा और उनको ऐसी समस्या के अंदर काफी फायदा भी मिलेगा। लेकिन एयर प्यूरिफायर भी सिलेक्ट करते हुए आपको थोड़ा सतर्क और स्मार्ट रहना चाहिए। कई बार लोग उसका ध्यान नहीं देते और फिर वो एयर प्यूरिफायर इतना इफेक्टिवली काम आपके लिए नहीं कर पाता। आपके जैसे आप एसी का चयन करते हैं, ऐसे ही एयर प्यूरिफायर आपके रूम के साइज के अकॉर्डिंगली आपको सेलेक्ट करना चाहिए। उसके अलावा अगर आप एयर प्यूरिफायर को काफी समय से इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अपनी उसकी मेंटेनेंस भी अच्छे से कराएं, तभी आपको ये फायदे होंगे। मैंने पाया है काफी लोग जो एयर प्यूरिफायर इस्तेमाल कर रहे हैं उनके फिल्टर्स ही खराब होते हैं, या तो वो क्लॉग होते हैं या उसके अंदर और कोई प्रॉब्लम होती है या वो फटे हुए होते हैं, तो वो किसी प्रकार की इफेक्टिव फिल्ट्रेशन कर ही नहीं रहे। इसके अलावा जो उनके फैन होते हैं वो शुरू में जब आपने नया खरीदा, जब तो उनकी पावर और कैपेसिटी अच्छी होती है तो वो एयर को फिल्टर करा पाते हैं, लेकिन आपने इतने सालों से उसका इस्तेमाल किया लेकिन उसका मेंटेनेंस आपने कराया नहीं, तो अब उनकी पावर कम हो गई है तो वो अच्छे से हवा को फिल्टर ही नहीं करा पा रहे। तो अगर आप एयर फिल्टर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भी कारण से, किसी भी समस्या से, जो आपको सांस की बीमारी है उसकी वजह से, तो आप ये ध्यान रखें कि आप अपने एयर फिल्टर का भी इस्तेमाल अच्छे से कर रहे हैं और उसकी भी हालत स्वस्थ है, तभी वो आपको भी स्वस्थ रख पाएगा। तो इसके बाद हम बात करते हैं क्या और कोई भी बेस्ट टिप है जिसका इस्तेमाल करके हम इनसे बच सकते हैं। हाँ, कुछ है, लेकिन उसके अंदर कुछ समस्याएं भी हैं। एक तो यही है कि आपको ऐसी स्थिति के अंदर, जब ऐसी दिक्कत यहाँ पे नवंबर और दिसंबर, लेटर पार्ट ऑफ अक्टूबर के अंदर होती है, उस वक्त आप अगर किसी हिल स्टेशन में चले जाते हैं, चेंज ऑफ प्लेस करते हैं, अगर आपके लिए वो फिजिबल है तो ये बहुत बेहतर रहेगा और बहुत ही बढ़िया है। इसके अलावा आप सी के अलोंग भी, जो हमारे सी कोस्ट हैं, उन वाले एरियाज में भी जा सकते हैं, क्योंकि वहां भी हवाएं लगातार चलती रहती हैं, तो वहां का भी एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़िया रहता है। इसके अलावा जो चीज आप लंबे समय तक अपने लिए कर सकते हैं वो ये है कि अपना शरीर के स्वास्थ्य का चार्ज लें और उसके अंदर इन्वेस्ट करें। प्रॉब्लम ये है ज्यादातर लोगों के साथ, जब उनको प्रॉब्लम होती है तब तो वो अलर्ट हो जाते हैं और उसके लिए कुछ एक्शन लेते हैं, लेकिन जैसे ही एनवायरनमेंट ठीक हुआ, जैसी और चीजें ठीक हुई, तो आप ये सारे काम करने ही बंद कर देते हैं। तो जैसे इन्वेस्टमेंट धीरे 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 आपको फायदा देती है और एक दिन आपको इतना समृद्ध बना देती है और इतना वेल्दी बना देती है, ऐसे ही तो हेल्थ के ऊपर भी आपको लगातार इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। और अगर आप ये लगातार इन्वेस्टमेंट अपनी हेल्थ के अंदर करते रहेंगे तो इसमें कोई संशय ही नहीं है कि आने वाले समय में आप और हेल्थी रहेंगे और ऐसी प्रॉब्लम्स को भी अच्छे से टैकल कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं अब ये सारी जानकारी प्राप्त कर आप अच्छे से समझ गए होंगे कि स्मोग क्या है और ये हमें कैसे नुकसान पहुंचा रही है और क्या ऐसे स्टेप्स हैं जो हम अपने एंड पे ले सकते हैं जिससे कि हम अपने और अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं और हम इसमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं कि आने वाले समय में कभी ऐसी स्मोक हमारे यहाँ बने ही ना, ताकि हम और स्मार्ट और
सक्षम बने और एक दूसरे के सहयोग से इस स्मोग जैसी समस्या को अपने एनवायरनमेंट से दूर भेज दें, क्योंकि ये हमारे ही एक्शन से बनी हुई है। क्योंकि इसका जो सीधा सीधा कारण है वो हमारे ही एक्शन है, चाहे वो व्हीकुलर पॉल्यूशन है, चाहे वो फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं, चाहे वो हम कहें कि हमारा जो खाने का पैटर्न है उस वजह से है। तो ये जो भी चीजें हो रही हैं वो हमारी वजह से ही हो रही हैं। अगर हम अपने अंदर बदलाव लाएंगे तो हमारा एनवायरनमेंट भी और बेहतर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी ऐसी वीडियोस पसंद आती होंगी। अगर आपको मेरी ऐसी वीडियोस पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें जिन भी प्लेटफॉर्म पर आप इन्हें देख रहे हैं। अगर आप इन्हें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और यूट्यूब नोटिफिकेशन जरूर दबा दें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। आपकी वेट लॉस समस्या में भी आप कहीं रुके हुए हैं, आपको कोई समस्याएं हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको कहीं और क्लैरिटी चाहिए, तो उनको भी आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। मैं स्वयं उनको पढ़ता हूं और मैं उनका तुरंत आपको जवाब दूंगा। कुछ क्वेश्चंस के लिए मुझे ऐसा लगा कि इन्हें एक डिटेल्ड विश्लेषण की जरूरत है, तो मैं उनके लिए एक वीडियो बनाकर भी आने वाली वीडियोज में जरूर प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।